Welcome to Global Education, Science, National Council of Educational Research and Training NCRT, Chapter 8, Force and Laws of Motion। तो अभी तक जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था मोशन के बारे में, उसमें हमने काफ़ी कुछ देखा था कि कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता जा रहा है, उसको उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ऐसे सब कुछ तो चीज़ थी जिसके कारण उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, या फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी, इनिशियल वेलोसिटी कम थी तो रुक रहा था या मोशन में आ रहा था। तो कुछ तो चीज़ थी जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं था। हमारी जिज्ञासा ही थी कि क्या है ये चीज़ जिसके वजह से ये मोशन हो रहा है, मोशन बढ़ रहा है, घट रहा है, मोशन की स्पीड, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, ब्रेक लग रही है। कोई तो चीज़ है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। कोई तो शक्ति है यहाँ पर। तो हमारी जिज्ञासा ही रह गई थी तब तक, और ये जिज्ञासा जो थी, जो हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी इस समय, ये कई शताब्दियों तक, कई दशकों तक ये जिज्ञासा रही। सारे के सारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट के माइंड में पज़ल बना रहा ये कि भाई एक चीज़ अगर ग्राउंड पे एक बॉल पड़ा हुआ है, ये सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, फ़िलासफ़र्स जो थे उनके दिमाग में भी ये कीड़ा पड़ा रहा कि ये कैसे होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लें कि ग्राउंड पे बॉल पड़ी हुई है, तो वो बॉल जो है अपने आप कहीं नहीं जाती, इधर उधर नहीं हिलती। कोई जना अगर उसको जाके मारे या उसको पुश करे या पुल करे या उसको मारे तभी वो हिलती है अपनी जगह से, नहीं तो वो एक ही जगह पे खड़ी रहती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चलती रह रही थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, फ़िलासफ़र्स के दिमाग में भी, जो उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, उन फ़िलासफ़र्स के दिमाग में भी ये सब चीज़ें चलती थी। और भी हम अपने डे टू डे चीज़ों में बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते थे। जैसे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। कोई दम लगा रहा है तो क्या दम लगा रहा है, कोई उसको पुल कर रहा है, कोई पुश कर रहा है, कोई हिट कर रहा है, कोई मार रहा है, क्या हो रहा है, हमको ये सब चीज़ें नहीं पता चल रही थी। तो फिर जो है हमने, जैसे अभी आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दे दे तो ये जैसे एक बच्चा ट्रॉली को चला रहा है। आपने भी कई बार ट्रॉली चलाई होगी, जब भी आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो आपने ट्रॉली चलाई होगी। तो ट्रॉली जो है जिस तरफ हम उसको पुश करते हैं उसी तरफ जाती है। ये एक कैबिनेट है, कैबिनेट में एक ड्रॉर है, ड्रॉर को हम जिस तरफ पुल करते हैं उस तरफ उसका मोशन होता है। अगर हम उसको पुल करते हैं तो वो खुल जाता है, अगर पुश करते हैं तो बंद हो जाता है। वैसे ही ये लड़की यहाँ पे हॉकी खेल रही है। हॉकी खेल रही है तो हॉकी में बॉल को वो हॉकी स्टिक से पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है और हिट भी मार सकती है। और बॉल तभी हिलती है जब वो या तो पुल करती है या पुश करती है या हिट मारती है, अदरवाइज़ बॉल वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम देखते हैं। फिर ये जैसे एक बॉल है यहाँ पर, तो ये बॉल जो है ये वाली, अभी इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं अप्लाई करी गई है ये बॉल के ऊपर, लेकिन ये बॉल को जब दबाया जाता है, आप अपने हाथों में रख के दबा के देखिए, इस बॉल को दोनों हाथों से दबा के देखिए तो बॉल अपनी शेप चेंज कर लेती है। ये राउंड स्फेरिकल शेप के बदले ऑब्लॉन्ग शेप जैसी शेप पकड़ लेती है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पहले देखिए आप, ये इस पोजीशन में है। अब अगर हम इस स्प्रिंग के दोनों कोनों को पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग इस तरह से लंबा हो जाएगा दोनों तरफ से। और यही सब, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर एक्ट कर रही है, लेकिन क्या है वो चीज़ हमको वो पता नहीं था। तो वही चीज़ को गैलीलो गैलीली और आइजैक न्यूटन ने भी इसके बारे में सोचा, और उन्होंने कुछ
अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, काफ़ी टाइम लगाया उन्होंने भी, और उन्होंने एक नया नज़रिया दिया इसको, ये सब चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो वो सब चीज़ें हम अभी इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जाके पढ़ेंगे। इस अननोन चीज़ को नाम दिया गया फोर्स का। फोर्स हमको दिखाई नहीं देती, हम उसको फील नहीं कर सकते, हम उसको चख नहीं सकते, हम उसको खा नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, वैसे ही कुछ फोर्स भी हो गई, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, अनएक्सप्लेन्ड चीज़ है। यूएफओ की तरह है क्या फोर्स, जिसके बारे में हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? कैसी चीज़ है कोई फोर्स? नहीं, यूएफओ के बारे में हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। लेकिन फोर्स के बारे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे फिजिसिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, बहुत सारा चीज़ ढूंढा है, तो उसके बारे में हम कुछ कुछ जान गए हैं। चलिए आइए और देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधा एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक टेबल है, स्मूथ टेबल है, स्ट्रेट टेबल है, और टेबल के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। बॉक्स के दोनों तरफ पे एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है, एक उसका एक साइड पे जो स्ट्रिंग बांधा हुआ उसका नाम हमने दे दिया एक्स, दूसरी साइड पे जो स्ट्रिंग बांधा हुआ उसका नाम हमने दे दिया वाई। अब हम ये स्ट्रिंग एक्स को खींचते हैं तो जो बॉक्स है वो एक्स की दिशा में बढ़ जाता है, यानी कि जब हम एक्स वाले स्ट्रिंग को खींचते हैं तो बॉक्स राइट साइड की तरफ टेबल पे बढ़ता है। अगर हम वाई साइड का स्ट्रिंग खींचते हैं तो बॉक्स लेफ़्ट साइड पे, यानी कि वाई की दिशा में टेबल पर बढ़ जाता है। अगर हम एक्स और वाई को दोनों इकट्ठे और सेम ताकत से खींचें तो क्या होता है, बॉक्स वही का वही रह जाता है। ये सब आप जानते हो। अब अगर हम ऐसा कहते हैं कि जितना ताकत हमने लगाया है एक्स पे, उसके कंपैरेटिवली हम वाई पे डबल ताकत लगा के उसको खींचते हैं तो क्या होगा, जो बॉक्स है वो वाई की तरफ खिंच जाएगा, वाई की तरफ चला जाएगा। अगर हम उसका विपरीत करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, उसका ऑपोजिट करते हैं और एक्स की तरफ हम डबल ताकत लगा के स्ट्रिंग को खींचते हैं और वाई की तरफ जो ताकत एक्स के तरफ लगाई उसकी आधी ताकत लगा दे तो क्या होगा, बॉक्स एक्स की तरफ आ जाएगा। ये सब भी चीज़ आप जानते हो। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया वो था जब हमने दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाई तो वो क्या था, बैलेंस्ड फोर्स था। जब हमने एक तरफ डबल फोर्स लगाई और एक तरफ आधी फोर्स लगाई तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स था और अनबैलेंस्ड फोर्स की तरफ वो खींच रहा था। बैलेंस फोर्स में वो कहीं नहीं गया, वहीं का वहीं रहा। तो अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो भी चीज़ वहीं पर रहेगी, अगर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो भी चीज़ वहीं की वहीं रहेगी, अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो जिस तरफ फोर्स जाता है उस तरफ वो बॉक्स जाता है। ये भी आपने ऑब्ज़र्व किया। यहाँ पर अब हम और एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक बॉक्स ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा सा बॉक्स ले लिया हमने, और जो ग्राउंड है वो स्मूथ नहीं है, उसके ऊपर हमने ये बॉक्स रखा, काफ़ी भारी बॉक्स भी रहेगा, और दो बच्चों को दे दिया भैया काम कि आप इसको पुश करिए। तो ये दो बच्चे जो है, ये पर्पल वाली लड़की और येलो एंड रेड वाला लड़का, ये इसको धक्का दे के पुश करते हैं। सरफेस जो नीचे की है, फ्लोर जो है वो रफ़ है, तो ये पुश करते हैं तो जितना दम ये लगाते हैं उतना ही दम नीचे की सरफेस से भी लगता है और जो बॉक्स है वो कहीं नहीं जाता, हिलता भी नहीं है वहाँ से, जहाँ पे वो खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अब हम यहाँ पर अभी बच्चे जो है वो वापस अपने आप को मन मजबूत बना के वापस उसको धक्का देते हैं। अभी जब उन्होंने वापस धक्का दिया तो जितना ज़ोर से उन्होंने धक्का दिया उतनी ज़ोर से ही मतलब वो ना बॉक्स फिर भी नहीं हिला। क्या कारण क्या था?
चलिए अब हम इस बार वो थोड़ा और एनर्जी लेके थोड़ा कुछ खा पी के वापस फोर्स लगाते हैं और खूब दम लगाते हैं, ज़ोर का दम लगाते हैं। पहले दोनों बार के मुकाबले ज़्यादा दम लगाते हैं और बॉक्स जो है हिल जाता है। तो हमने ये तीनों एग्ज़ाम्पल में क्या देखा, ये पहले दो एग्ज़ाम्पल जो थे जब बच्चे इसको धक्का दे रहे थे, तो जितना धक्का वो दे रहे थे वो फ्लोर से उतना इनर्शिया के फॉर्म में और रेजिस्टेंस के फॉर्म में उसको वापस पुश मिल रहा था। और दोनों के दोनों फोर्सेस जो ये पुश कर रहे थे और जो नीचे फ्लोर से जो फोर्स आ रही थी उसको रोकने की, फ्रिक्शन की, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। जो फोर्स फ्लोर से आ रही है वो फ्रिक्शन कहलाती है। तो फ्रिक्शन के वजह से फ्रिक्शन और इनकी फ़ोर्स दोनों बैलेंस हो रही थी और इसकी वजह से वो कहीं नहीं जा रहा था, वो वहीं का वहीं था बक्सा। अब जब इन्होंने खूब एनर्जी लेके कुछ खा पी के इन्होंने धक्का दिया और ज़ोर से फोर्स लगाई तो ये बॉक्स हिल गया। अब क्या हुआ कि अनबैलेंस्ड हो गई फोर्स। जो ये फोर्स लगा रहे थे वो ज़्यादा थी और जो नीचे से फ्रिक्शन आ रही थी वो कम थी। तो ये अनबैलेंस की वजह से वो बॉक्स हिला। अब किस तरफ हिलेगा, जिस तरफ ये पुश कर रहे हैं, क्योंकि इनका पुश जो है नीचे के फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो पुश की डायरेक्शन में ये बॉक्स हिलेगा। और एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक साइकिल का। ये एग्ज़ाम्पल तो आप खुद भी करके देख सकते हो, आपने इनफैक्ट कई दफ़े करा हुआ भी है। और नहीं भी करा हुआ, अगर आपने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं करा हुआ तो आज आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिएगा। आप सबके पास में साइकिल तो होएगी ही, तो साइकिल को चलाइए, आप पेडल मारिए काफ़ी देर तक और फिर उसके बाद में जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो पेडल मारना बंद कर दीजिए। अब जब आपने पेडल मारना बंद कर दिया तो धीरे धीरे करके साइकिल जो है उसकी स्पीड कम होती जाएगी और वो स्टैंड स्टिल पे आके खड़ा हो जाएगा और आपको पैर नीचे लगाने पड़ जाएंगे। अब जो है आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि जब आप पेडल मार रहे हो तो आप उसमें कुछ पुश दे रहे हो साइकिल को, एंड एट द सेम टाइम जो फ्रिक्शन है नीचे से जो रोड से एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन, वो आपकी जो आप पुश कर रहे हो उसके वो नीचे से उसको रिवर्स पुश दे रहा है। तो आपका जब तक आपका जो पुश जो आप दे रहे हो पेडल से वो और नीचे का जो फ्रिक्शन का पुश है वो जब तक सेम रहेगा तब तक साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर अगर वो आगे बढ़ेगा तो भी वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। अब अगर आपको साइकिल को स्पीड बढ़ानी है, यूनिफॉर्म स्पीड पे आपका साइकिल चल रहा है ऑलरेडी, तो आपको अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आपको जो नीचे से फ्रिक्शन का फोर्स है उससे ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा ज़ोर से आपको पुश करना पड़ेगा। पुश कैसे करोगे साइकिल को? पेडल चला के पुश करोगे ना, तो पेडल तेज़ी से चलाओगे, जितना अभी तक तेज़ी से चला रहे हो उससे ज़्यादा तेज़ी से चलाओगे, और जब आप ज़्यादा तेज़ी से चलाओगे तो वो सडनली आगे बढ़ जाएगा साइकिल ज़्यादा स्पीड पे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ तो ये चीज़ है जो एक्ट कर रही है। एक तो नीचे से फ्रिक्शन एक्ट कर रही है और दूसरा आपका पेडल। तो कुछ तो ये चीज़ें एक्ट कर रही हैं जहाँ से कुछ हो रहा है, और ये सब ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया तो आपको भी पता चल रहा है कि कोई चीज़ है वहाँ पर जो अदृश्य है, हमको दिखाई नहीं देती लेकिन कुछ तो है। गैलीली ने ऑब्ज़र्व करा कि जब किसी मार्बल को, किसी बॉल को या मार्बल को हम एक स्लांटिंग स्लोप से नीचे जाने देते हैं, रोल करा देते हैं, तो वो स्पीड गेन करता है, वो तेज़ी से रोल करता है। यहाँ पर वैसे और एक फोर्स की और एक चीज़ भी आ रही है जो होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी अभी आपने नहीं पढ़ी है और आप अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे हो, आगे जाके आप कभी पढ़ोगे ग्रेविटी, फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे हो। तो ग्रेविटी का भी यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यहाँ पर कुछ रोल रहता है, लेकिन अभी हम ग्रेविटी को साइड पे रख देते हैं, उसके अलावा की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो स्लोप के ऊपर एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, उसके ऊपर उसने रोल कर दिया
बॉल जो है रोल करके नीचे जाता है और उसके ऑपोजिट साइड पे उसने और एक रख दिया है, वैसा ही स्लोप, वैसा ही वेज, तो बॉल जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है, दूसरे वाले वेज के ऊपर, सेम एंगल के ऊपर, सेम हाइट तक चला जाता है जिस हाइट से उसको रोल किया गया था। अब जो है वो उसने जो वेज है, वेज ए का तो सेम एंगल रखा, लेकिन वेज बी का एंगल कम कर दिया, यानी कि जैसे आपको रेड लाइन दिख रही ना, वैसा एंगल कर दिया उसने वेज बी का। तो वो जो है अब यहाँ से उसने रोल किया बॉल ए साइड से, तो वो जो जो उसने एंगल कम कर दिया, तो वो बी साइड पर जाके वेज के ऊपर चढ़ेगा, रेड लाइन के ऊपर जाके चढ़ेगा और वो उसी हाइट को अटेन करेगा, लेकिन वो हाइट अटेन करते करते वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो एंगल कम कर दिया उसका, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा वो कर रहा है। ब्लू लाइन ओरिजिनल है, आप ये लगा के चलिए, रेड लाइन में एंगल कम कर दिया। अब ब्लैक लाइन जो है उसके ऊपर हम चले जाते हैं, एंगल इसका ज़्यादा कर देते हैं। जब ज़्यादा कर दिया हमने वेज बी का एंगल और इसको रोल किया मार्बल को, बॉल को, तो इधर से रोल करके नीचे आया और दूसरी तरफ से वो ऊपर चढ़ गया ब्लैक लाइन के ऊपर। अब ब्लैक लाइन पे सेम हाइट वो गेन कर लेता है जिस हाइट से वो आया था, और इस बार जितना वो नॉर्मल था उससे वो कम ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस में, लेकिन हाइट सेम गेन कर लिया। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी गैलीलियो गैलीली की, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये बस नोट करके रख लीजिए ये सब चीज़ें। अगर यही हम एग्जांपल करते हैं और सामने से बी वाला वेज हटा देते हैं, तो जब ये बॉल को या मार्बल को रोल किया जाएगा वेज ए से उसकी स्लांटिंग स्लोप से, तो वो कॉन्टीन्यूसली आगे चलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं जब तक कि वो उस हाइट को नहीं गेन कर ले। लेकिन आगे हाइट है ही नहीं, तो वो कॉन्टीन्यूसली चलता जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हालांकि थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। थ्योरेटिकली तो देखा जाए तो थ्योरेटिकली जो भी चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है उसके अनुसार एक अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत है हमारे को एक चीज़ को मोशन में लाने के लिए। अब मोशन में अगर हम ले आए एक चीज़ को, तो उसके बाद में वो उसको मोशन में कंटिन्यू करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वो चलती रहेगी अपने उस यूनिफॉर्म स्पीड पर। और अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं, कोई अनबैलेंस्ड चीज़ लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो अपना या तो बढ़ेगी उसकी स्पीड या कम होएगी उसकी स्पीड, यानी कि वेलोसिटी। तो इस तरीके से वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में इनर्शिया भी आता है, ग्रेविटी भी आती है। हम स्पेस में नहीं हैं, हमारे पास ग्रेविटी भी है। अभी ग्रेविटी आप नहीं पढ़ रहे हो, इसके लिए हम ग्रेविटी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं अपना। इनर्शिया, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें अभी अनएक्सप्लेन्ड रही। और गैलीलियो का ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो थे, ये सब जो प्रेजेंटेशन थी उसकी, वो सब के ऊपर से न्यूटन साहब आए, आइजैक न्यूटन ने अपनी और स्टडी करी फोर्सेस के ऊपर, मोशन के ऊपर, और उन्होंने एक 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन लेके आए। वो 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन में से पहली लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने प्रेजेंट करी वो थी, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। तो ये थी न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको अलग वर्ड्स में अगर बोले तो all objects resist a change in their state of motion। In a qualified way, the tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन की, वो सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं बल्कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो आप।
थियोरेटिकली जो भी चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है उसके अनुसार एक अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत है हमारे को एक चीज़ को मोशन में लाने के लिए। अब मोशन में अगर हम ले आए एक चीज़ को तो उसके बाद में वो उसको मोशन में कंटिन्यू करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वो चलती रहेगी अपने उस यूनिफॉर्म स्पीड पर। और अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं, कोई अनबैलेंस्ड चीज़ लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो अपना या तो बढ़ेगी उसकी स्पीड या कम होएगी उसकी स्पीड, यानी कि वेलोसिटी। तो इस तरीके से वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में इनर्शिया भी आता है, ग्रेविटी भी आती है। हम स्पेस में नहीं हैं, हमारे पास ग्रेविटी भी है। अभी ग्रेविटी आप नहीं पढ़ रहे हो, इसके लिए हम ग्रेविटी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं अपना। तो मुश्किल लगा समझने में, कोई बात नहीं, हम आपको और एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं जो आपकी बुक में ही है। एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि आप कार में बैठे हुए हो, फ्रंट सीट पे बैठे हुए हो, ड्राइवर के साथ वाली सीट पे। कार जो है मोशन में है, चल रही है, काफ़ी फास्ट चल रही है। एकदम से ब्रेक लगती है कार की। तो जब ब्रेक लगती है तो आपका सिर जो है वो पीछे सीट के पास से उठ के आगे जाता है और आगे जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर जाके टकराने लगता है। आप आपके हाथ से बचा लेते हो, सिर टक्कर नहीं खाता है। तो अब आप जो है नेक्स्ट स्टेज पे फिर से ये चीज़ करो। अब नेक्स्ट टाइम ये फिर से होता है, इस बार आपने सीट बेल्ट बांधी होती है। बड़े बुज़ुर्गों ने और ट्रैफिक वालों ने और जगह जगह हाईवे पे लिख के रखा होता है कि प्लीज़ टाई योर सीट बेल्ट। वो क्यों लिख के रखा होता है आप देख ही चुके हो। तो अब नेक्स्ट टाइम ये चीज़ होती है उससे पहले ही आपने सीट बेल्ट बांध दी। अब जब आपने सीट बेल्ट बांध ली है, फिर से आपकी कार जो है मोशन में आती है और यूनिफॉर्मली मोशन में चलती रहती है। फिर वापस ब्रेक लगती है, ज़ोर की ब्रेक लगती है, लेकिन इस बार आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है। तो जो सीट बेल्ट बांधी हुई है वो सीट बेल्ट की वजह से आप जैसे पिछली बार फ्री फॉल में आगे गए थे, आगे जाके आप टकरा रहे थे, तो वैसे आप नहीं टकराओगे इस बार। और इस बार बेल्ट आपको रोक लेगी। तो अभी अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो इसमें क्या हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में। जब पहली दफ़े आप बिना बेल्ट के आप बैठे हुए थे तो आपकी आप जो थे सीट पे बैठे हुए वो एक कांस्टेंट मोशन में आगे हुए थे। अब कार पे तो ब्रेक लग गई, कार पे तो सडन रिटार्डेशन हो गया, ब्रेक लग गई और कार की मोशन तो ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हो गया, लेकिन आपका मोशन तो वही था, यूनिफॉर्म मोशन। और आप यूनिफॉर्म मोशन में रह गए। पीछे से सीट जो थी वो मतलब जो कार का मोशन तो बंद हो गया, लेकिन आप जाके आगे टकराने लगे। अब सेकंड केस में जब आपने सीट बेल्ट बांधी हुई थी तब वो सीट बेल्ट ने आपको रोक लिया, आपको पीछे रोक लिया। तो यहाँ पर इनर्शिया आप देख रहे हो। मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आने लग रहा है इनर्शिया के बारे में। तो मुश्किल लगा समझने में, कोई बात नहीं, हम आपको और एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं जो आपकी बुक में ही है। एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि आप कार में बैठे हुए हो, फ्रंट सीट पे बैठे हुए हो, ड्राइवर के साथ वाली सीट पे। कार जो है मोशन में है, चल रही है, काफ़ी फास्ट चल रही है। एकदम से ब्रेक लगती है कार की। तो जब ब्रेक लगती है तो आपका सिर जो है वो पीछे सीट के पास से उठ के आगे जाता है और आगे जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर जाके टकराने लगता है। आप आपके हाथ से बचा लेते हो, सिर टक्कर नहीं खाता है। तो अब आप जो है नेक्स्ट स्टेज पे फिर से ये चीज़ करो। अब नेक्स्ट टाइम ये फिर से होता है, इस बार आपने सीट बेल्ट बांधी होती है। बड़े बुज़ुर्गों ने और ट्रैफिक वालों ने और जगह जगह हाईवे पे लिख के रखा होता है कि प्लीज़ टाई योर सीट बेल्ट। वो क्यों लिख के रखा होता है आप देख ही चुके हो। तो अब नेक्स्ट टाइम ये चीज़ होती है उससे पहले ही आपने सीट बेल्ट बांध दी। अब जब आपने सीट बेल्ट बांध ली है, फिर से आपकी कार जो है मोशन में आती है और यूनिफॉर्मली मोशन में चलती रहती है। फिर वापस ब्रेक लगती है, ज़ोर की ब्रेक लगती है, लेकिन इस बार आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है। तो जो सीट बेल्ट बांधी हुई है वो सीट बेल्ट की वजह से आप
जैसे पिछली बार फ्री फॉल में आगे गए थे, आगे जाके आप टकरा रहे थे, तो वैसे आप नहीं टकराओगे इस बार। और इस बार बेल्ट आपको रोक लेगी। ये फ्रंट एंड बैक का हमने ले लिया अभी तक। अभी साइडवेज में आप देखिए, आप एक कार में बैठे हुए हैं और कार काफ़ी स्पीड से चल रही है। स्पीड पे चलते चलते वो टर्न लेती है, आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है। इस बार हम पिछली बार का रिस्क नहीं ले रहे आपके साथ में, इस बार आपको सीट बेल्ट बंधवा के ही बैठा रहे कार में। तो सडन टर्न लेती है लेफ़्ट की तरफ, और तो आप किधर जाते हो? आप राइट की तरफ जाते हो, क्योंकि आप स्टेशनरी थे। बस कार ने तो लेफ़्ट टर्न ले लिया, आप स्टेशनरी तो आप राइट की तरफ हो गए ना। अब वही चीज़ वापस करते हैं। इस बार जो है कार स्ट्रेट चल रही है, काफ़ी तेज़ी से चल रही है, और वो स्पीड में वो राइट टर्न करती है। अब जब वो राइट टर्न करेगी कार, तो आप तो स्टेशनरी हो, तो आप लेफ़्ट की तरफ हो जाओगे। सीट बेल्ट बांधी हुई है आपने, इसके लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आपके ऊपर वो जो अनबैलेंस्ड लग रहा है, उसकी वजह से आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। अभी आप और एक एग्ज़ाम्पल ले लो, इस बार वर्टिकल का ले लेते हैं। ये वर्टिकल के एग्ज़ाम्पल में अगर देखा जाए तो एक कैरम खेल रहे हो आप। कैरम में आपने सारी गोटियाँ एक के ऊपर एक लगा दी। अब आप एक स्ट्राइकर से मारोगे, तो जब आप स्ट्राइकर से मारोगे तो नीचे वाली गोटी तो चली जाएगी, और ऊपर वाली गोटी आपको, अगर उसको स्लो मोशन में आप कैमरा से भी देख रहे हो, और कैमरा को स्लो मोशन में करोगे, तो कुछ इंस्टेंट्स के लिए, सेकंड्स तो बहुत ज़्यादा होता है, कुछ इंस्टेंट्स के लिए, कुछ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के लिए वो ऊपर वाली पाइल वहीं पे खड़ी रहेगी, और फिर वो नीचे आके गिरेगी, और वो उसी स्टेट में नीचे आ जाएगी। सिर्फ नीचे वाली गोटी वहाँ से निकल जाएगी, और ऊपर वाला पाइल वापस नीचे आके कैरम के ऊपर बैठ जाएगा एज इट इज़। तो ये भी आपने कई बार देखा ही होगा। इसके अलावा और क्या एग्ज़ाम्पल लिया जाए? हाँ, ये एक एग्ज़ाम्पल भी अच्छा है। एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास के ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड, सख्त कार्डबोर्ड ले लीजिए। वो ताश का पत्ता भी ले सकते हो आप। ताश के पत्ते के ऊपर आप एक 10 रुपीज़ का कॉइन रख दीजिए, या एक भारी कॉइन रख दीजिए, 5 रुपये का या 10 रुपये का। अब आप जो है उसको, जैसे ये फिगर में दिखाया, इस तरीके से आप उसको कैरम की जो आप उंगली चलाते हो उस तरीके से फ्लिप करके वो कार्डबोर्ड को या वो ताश के पत्ते को आप हटा दीजिए वहाँ से। तो आप क्या देखोगे कि वो जो कॉइन है 10 रुपये का, 5 रुपये का भारी कॉइन, वो नीचे गिर जाता है। गिर जाता है ना कि नहीं? अब आप यही कॉइन को चेंज करके दूसरा कॉइन रख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आप रख लीजिए 2 रुपये का या 1 रुपये का हल्का वाला कॉइन, जो छोटा वाला कॉइन आता है ना 1 रुपये का, वो रख लीजिए, और आप इसको फ्लिप करिए। फिर से वही चीज़ फ्लिप करिए। कार्डबोर्ड तो आपका फ्लाई करके चला जाएगा, और कॉइन जो है कुछ मिली सेकेंड्स तक वहीं पे खड़ा रहेगा, और फिर नीचे गिर जाएगा। तो कॉइन जो है वो अपना मोशन कंटिन्यू करता है, इसकी वजह से वो वहीं पे रह जाता है, इनर्शिया की वजह से, और फिर वो नीचे गिर जाता है। इस एग्ज़ाम्पल में जो आपने यहाँ पर बॉक्स को पुश किया था एक लड़का और लड़की ने, उसमें आप इस बार एक बॉक्स ले लीजिए जो एम्प्टी है, और एक बॉक्स ले लीजिए जिसमें बुक्स रखे हुए हैं, भारी बुक्स रखे हुए हैं, और उसको पुश करिए। तो क्या एम्प्टी बॉक्स को पुश करने में आपको उतना ही दम लगता है जितना कि एक भरे हुए बॉक्स को पुश करने में दम लगता है? क्या ये दोनों दम सेम हैं कि डिफरेंट हैं? ये आप देखिए, करके खुद ही करके देखिए। या फिर एक फुटबॉल ले लीजिए और एक गोल पत्थर ले लीजिए, और उसको किक करिए दोनों को। फुटबॉल को किक करेंगे तो वो उड़ के चला जाएगा, और जब आप गोल पत्थर को किक करोगे तो आपको ही चोट लगेगी, और वो उड़ के कहीं नहीं जाएगा, आपका पैर टूटेगा। तो ट्राई मत करिएगा ये गोल पत्थर पे पैर मारने का। तो आप देखोगे कि कुछ तो डिफरेंस है। वही आपको हमने जब वो कॉइन के बारे में बताया था कि एक बार आप 10 रुपये का कॉइन रखिए और एक बार आप
छोटे वाला 1 रुपए का कॉइन रख के फिर आप फ्लिप करिए, उसमें भी आपने कुछ देखा होगा। तो वो जो आपने ऑब्ज़र्व किया अभी वो आप रिकलेक्ट करिए, अभी हम आपको बताते हैं इसके बारे में। हाँ, ये एक एग्ज़ाम्पल भी अच्छा है। एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास के ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड, सख्त कार्डबोर्ड ले लीजिए, वो ताश का पत्ता भी ले सकते हो आप। ताश के पत्ते के ऊपर आप एक 10 रुपीज़ का कॉइन रख दीजिए या एक भारी कॉइन रख दीजिए 5 रुपए का या 10 रुपए का। अब आप जो है उसको, जैसे ये फिगर में दिखाया इस तरीके से आप उसको कैरम की जो आप उंगली चलाते हो उस तरीके से फ्लिप करके वो कार्डबोर्ड को या वो ताश के पत्ते को आप हटा दीजिए वहाँ से। तो आप क्या देखोगे कि वो जो कॉइन है 10 रुपए का, 5 रुपए का भारी कॉइन, वो नीचे गिर जाता है। गिर जाता है ना कि नहीं। अब आप यही कॉइन को चेंज करके दूसरा कॉइन रख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आप रख लीजिए 2 रुपए का या 1 रुपए का हल्का वाला कॉइन, जो छोटा वाला कॉइन आता है ना 1 रुपए का, वो रख लीजिए और आप इसको फ्लिप करिए। फिर से वही चीज़ फ्लिप करिए, कार्डबोर्ड तो आपका फ्लाई करके चला जाएगा और कॉइन जो है कुछ मिली सेकेंड्स तक वहीं पे खड़ा रहेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। तो कॉइन जो है वो अपना मोशन कंटिन्यू करता है, इसकी वजह से वो वहीं पे रह जाता है इनर्शिया की वजह से, और फिर वो नीचे गिर जाता है। इस एग्ज़ाम्पल में जो आपने यहाँ पर बॉक्स को पुश किया था एक लड़का और लड़की ने, उसमें आप इस बार एक बॉक्स ले लीजिए जो एम्प्टी है और एक बॉक्स ले लीजिए जिसमें बुक्स रखे हुए हैं, भारी बुक्स रखे हुए हैं, और उसको पुश करिए। तो क्या एम्प्टी बॉक्स को पुश करने में आपको उतना ही दम लगता है जितना कि एक भरे हुए बॉक्स को पुश करने में दम लगता है? क्या ये दोनों दम सेम है कि डिफरेंट हैं? ये आप देखिए, करके खुद ही करके देखिए। या फिर एक फुटबॉल ले लीजिए और एक गोल पत्थर ले लीजिए और उसको किक करिए दोनों को। फुटबॉल को किक करेंगे तो वो उड़ के चला जाएगा, और जब आप गोल पत्थर को किक करोगे तो आपको ही चोट लगेगी और वो उड़ के कहीं नहीं जाएगा, आपका पैर टूटेगा। तो ट्राई मत करिएगा ये गोल पत्थर पे पैर मारने का। तो आप देखोगे कि कुछ तो डिफरेंस है। वही आपको हमने जब वो कॉइन के बारे में बताया था कि एक बार आप 10 रुपए का कॉइन रखिए और एक बार आप छोटे वाला 1 रुपए का कॉइन रख के फिर आप फ्लिप करिए, उसमें भी आपने कुछ देखा होगा। तो वो जो आपने ऑब्ज़र्व किया अभी वो आप रिकलेक्ट करिए, अभी हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ये वाला एग्जाम्पल आपको शायद याद होगा कि हमने आपको कहा था कि मॉल में जाके आप एक ट्रॉली को धक्का दीजिए। अब जितनी ज़ोर से आपने, जितनी ताकत से आपने इस ट्रॉली को धक्का दिया, उसी ज़ोर से उसी ताकत से आप एक कार को जाके धक्का दीजिए। देखते हैं क्या होता है। अभी नहीं हिली ना कार। अभी आप वही ताकत से, वही ज़ोर से आप जाके एक ट्रेन को धक्का देके देखिए उसको क्या होता है। अरे कुछ भी पता नहीं चला आपका धक्का था कि नहीं था। यही सीन था ना। तो ये जो आपने अभी देखा, यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि कोई तो रिलेशन है, जो वेट है, जो मास है उसका और इनर्शिया का। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो इनर्शिया था कार का वो ट्रॉली से ज़्यादा था, और जो इनर्शिया था ट्रेन का वो भी ट्रॉली से ज़्यादा था और वो कार से भी ज़्यादा था। कुछ इसी तरीके से हम कहेंगे ना इसको। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन पे आते हैं। वो कंक्लूजन इस तरह से है कि इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज and inertia is a natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is a measure of its inertia. तो यहाँ पर हमने कुछ रिलेशनशिप डेवलप करा इनर्शिया, मास, ये सब का।
चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, लेकिन एक बार हम जरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जरा वापस पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट its velocity changes, that is the object gets an acceleration। तो ये जो है ये हमको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कैसे आया ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स अप्लाइड और वो मेजर। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन अपने डेली लाइफ में से देखते हैं। अभी एज्यूम कर लीजिए कि आप एक टेबल टेनिस की गेम खेल रहे हैं। आपने बहुत दफ़े खेली होगी, अभी भी खेलते होंगे। तो आपको जाके वो टेबल टेनिस की बॉल लगती है, क्या आपको चोट लगेगी? देखिए 99.99% टाइम आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन वो 0.1% टाइम चोट लग जाती है। वो टेबल टेनिस के बॉल से भी चोट लगती है। अगर आपने काफ़ी अच्छे से खेला है तो आपको पता होएगा कि वो 0.1% टाइम चोट लगती है, अदरवाइज़ 99.99% टाइम नहीं लगती है। अभी एट द सेम टाइम अब आप देखिए कि लेदर बॉल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बॉल आके आपको लगती है, चाहे आप फील्डिंग कर रहे हो, चाहे बैटिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं पे बॉल लगती है, तो क्या आपको चोट लगती है? हाँ, बॉल जो है थोड़ी तेज़ से आके लगी है, ज़ोर से आके लगी है, तो डेफिनेटली आपको चोट लगेगी उस बॉल से। अभी आप और एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि एक ट्रक या बस जो है बहुत स्लो स्पीड पे 5-10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है, वो एक आदमी को लगता है, जाके मारता है, तो क्या वो आदमी को चोट लगेगी? डेफिनेटली लगेगी, बहुत ज़ोर की चोट लगेगी। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि टेबल टेनिस की बॉल बहुत हल्की होती है, वो बहुत ज़ोर से मारी जाती है। जब उसको शॉट मारा जाता है तो बहुत ज़ोर से मारा जाता है टेबल टेनिस के रैकेट से। वो जब आपको आके लगी, आपको चोट लगी? नहीं लगी। 99.99% जैसे हमने बोला था कि आपको नहीं लगेगी। क्रिकेट की बॉल, उसको मारा गया, लेदर की बॉल हैवी होती है, उसको मारा गया है, वो आपको आके लगी, आपको चोट लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। फिर एक ट्रक जो बहुत हेवी होता है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, बहुत धीमे सी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड, बहुत धीमे स्पीड पे वो आके आपको लगता है, किसी को भी लगता है, आपको नहीं लगता, किसी चीज़ को भी लगता है, तो उसको चोट लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। एक बुलेट बहुत हल्की होती है, बुलेट वो चलाई गई है, बहुत स्पीड से बुलेट आती है, बंदूक से जब बुलेट चलाई जाती है तो बहुत स्पीड से आती है, आपको पता ही है। तो वो आके किसी को लगती है तो क्या वो लगेगी? हाँ भाई, वहाँ बहुत ज़ोर से लगेगी, छेदा भी हो जाएगा, जान भी जा सकती है, डिपेंड करता है जगह कहाँ पे लगी है। तो ये कहीं ना कहीं पे कुछ तो रिलेशनशिप है, स्पीड का कुछ लेना देना है, और साथ में मास का, वेलोसिटी, मतलब जो उसका भार है, चीज़ का कितना भार है वो, और स्पीड किस स्पीड से आ रही चीज़, कुछ तो लेना देना है इन सब का, तभी तो कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हम आते हैं और एक चीज़ जिसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को न्यूटन ने बताया था। यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो है वेलोसिटी और एक है मास। तो न्यूटन जो है, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने दिया मोमेंटम के बारे में, दैट द मोमेंटम p of an object is defined as the product of its mass m and velocity v, that is p is equals to mv। तो मोमेंटम में क्योंकि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी v, और ऐसा यूनिट है मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये अनबैलेंस फोर्स होती है तो ये वेलोसिटी चेंज करती है बॉडी की, और देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट अ फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उससे भी मोमेंटम चेंज होता है, मास इनटू वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है। अगर एक कार को आपको पुश करना है, उसकी बैटरी ख़राब हो गई है, तो क्या होता है? आपने क्या देखा है? आपको वो थोड़ा सा धक्का देने से क्या वो स्टार्ट हो जाता है इंजन? नहीं,
आपको इंजन को स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए है, तो क्या आप पहले धक्के से आप अकेले धक्का लगा रहे हो तो क्या आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड कार पे ले आ पाते हो? नहीं ला पाते हो। ट्रॉली के ऊपर तो बड़े आराम से आप ये स्पीड ले आते हो, तो कार के ऊपर क्यों नहीं ला पाते हो? जब मॉल में जाते हो ट्रॉली को आप धक्का देते हो तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आप आराम से ले आते हो ना, और इतनी स्पीड पे कार स्टार्ट हो जानी है, तो भी आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो। आपको वो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कार को काफ़ी देर तक धक्का देना पड़ता है, और उसकी स्पीड को धीरे धीरे करके आप इंक्रीज़ करके आप ऐसी स्पीड पर लाओगे कि फिर जाके वो धीरे धीरे करके आप स्पीड इंक्रीज़ करोगे। पहले बहुत दम लगेगा, जब बहुत दम आपने लगा दिया स्टेशनरी से मोशन में ले आए, उसके बाद में आपको दम कम लगेगा, लेकिन आप स्पीड दे सकते हो आप उसको। और तो इसी तरीके से आप देख रहे हो कि और थोड़ा सा और धक्का दोगे तो उसकी स्पीड और इंक्रीज़ होकर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले आएंगे आप, और कार स्टार्ट भी हो जाएगी जैसे उसको गियर में डालेंगे वो। तो ये एग्जांपल से आप देख रहे हो कि मास इनटू वेलोसिटी जो है उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है ये सारी चीज़ों के साथ में, मोशन के साथ में, फोर्स के साथ में। तो सर आइजैक न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहा कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चलिए अभी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दो टाइप के मोमेंटम हैं, एक तो इनिशियल वेलोसिटी। अब मास जो है वो कांस्टेंट रह रहा है दोनों में, मास बॉडी का मास तो वही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमने पिछले चैप्टर से पढ़ा हुआ है कि u होती है और फाइनल वेलोसिटी v होती है। टाइम को हमने डेजिग्नेट किया है t से। p1 जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, p1 जो है वो है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हुआ mu, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। p2 हुआ फाइनल मोमेंटम यानी कि mv यानी कि फाइनल वेलोसिटी। f जो है कांस्टेंट ऑफ फोर्स है। अब चेंज इन मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1, तो p2 जो है वो आता है mv माइनस mu, ये हमने इधर डाला हुआ है। p1 इज इक्वल्स टू mu एंड p2 इज इक्वल्स टू mv, तो p2 माइनस p1 mu माइनस mv माइनस mu। m कांस्टेंट, m जो है कॉमन है दोनों में, तो m बाहर आ गया, v माइनस u हो गया, m इंटू वी माइनस यू। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है उसमें टाइम आता है, तो यहाँ पे m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी आ गया टाइम। या दूसरी तरफ से कह लीजिए कि अप्लाइड फोर्स जो है f इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, तो f इज़ इक्वल्स टू के एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब हम ये एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर कि a इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दैट इज़ एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये तो एक्सेलरेशन है। तो f इज़ इक्वल्स टू के एम ए। अब k क्या चीज़ है भैया? k क्या चीज़ है? k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनल का साइन अभी तक चल रहा था यहाँ पे, और उसको इज इक्वल्स टू में लेके आए, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हमने हटाया तो k को इंट्रोड्यूस किया, तो f इज़ इक्वल्स टू के एम में। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी कहते हैं। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को n यानी कि न्यूटन भी कहते हैं। तो ये हमारा है मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्रिकेट तो खेला होगा आप सभी ने, और अगर नहीं भी खेला है तो कभी ना कभी आपने टेलीविज़न पे क्रिकेट मैच तो ज़रूर देखा होगा, और अगर वो भी नहीं देखा है तो भी कभी ना कभी किसी ने आपकी तरफ कोई चीज़ उछाल के फेंकी होगी काफ़ी तेज़ी से, और आपने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया होगा।
इससे पहले कि वो आपको लगे आके। इतना तो हुआ ही होगा। चलिए हम क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्रिकेट में एक बॉल आपके पास आती है, एक फील्डर के पास आती है, बहुत तेज़ी से आती है। फील्डर जो है अपना हथेली, अपना पाम आगे रख देता है और बॉल जैसे उसके पाम पे आके लगती है, उसकी हथेली पे आके लगती है, तो फिंगर्स ऊपर से क्लोज़ कर देता है, बंद कर लेता है और बॉल को पकड़ लेता है। चोट तो बहुत ज़ोर की लगी होगी उसको, जितनी तेज़ बॉल आई होगी उतनी ज़ोर की चोट लगी होगी। हाथ लाल हो गया होगा उसका, हथेली, हाथ, और बहुत ज़ोर से करहा भी रहा होगा चोट के मारे। तो ये जो है करेक्ट मेथड नहीं है फील्डिंग करने का। करेक्ट मेथड जो है वो यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ में, ये डायग्राम में जैसे दिखाया हुआ है कि बॉल आ रही है, फील्डर ने उसको पकड़ा अपने दोनों हाथों में और उसको उसके मोशन की तरफ लेके नीचे धीरे धीरे, काफ़ी फास्ट ही करना होता है ये, काफ़ी फास्ट उसको नीचे उसका मोशन ब्रेक करा और नीचे ले जाके फिर उसको ऊपर ले आया अपना हाथ। तो इस तरीके से मोशन को ब्रेक करना होता है उसके, ताकि आपको चोट ना लगे। एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल आपको, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई जना हाई जंप करता है या पोल वॉल्ट करता है, तो वो जब वो डंडी के ऊपर से हाई जंप करता है या पोल वॉल्ट करता है, पोल वॉल्ट में वो एक डंडी पकड़ के ऊपर उछल के वो क्रॉस करता है बार को, और बार को क्रॉस करने के बाद में पीछे कुशन पे गिरता है। काफ़ी बड़ी मैट्रेस होती है, कुशन होता है, गद्दा होता है, बहुत मोटा होता है, और उसके ऊपर जब गिरता है तो अपनी फॉल को ब्रेक करता है। वो कुशन नीचे धंसता है और वो अपनी फॉल को धीरे धीरे करके ब्रेक करता है। उसका टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, उसको स्टॉप पे आने का टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये अब आप अपने ये प्रैक्टिकली, आप न्यूमेरिकली आप इसको डाल के देखिए कि जब आप स्पीड को कम कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम में कम कर रहे हो वेलोसिटी को बॉल की, या वो प्लेयर के गिरने की, थोड़ा टाइम लगा के कम कर रहे हो, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है मोमेंटम पे। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल से। Therefore this increases the time of the athlete's fall to stop after making the jump. This decreases the rate of change of momentum and hence the force. तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को तो मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके देख लिया, और उसका फार्मूला आया F = KMA, यानी कि F = MA। तो अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर हम वहाँ पे डालते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में F = m × v - u डिवाइडेड बाई t करें। a को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, a जो एक्सेलरेशन था उसको वापस हमने v - u यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर ft = mv - mu आया इसका वो। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि उसमें इनिशियल स्टेट जो था वो ज़ीरो था या फाइनल स्टेट ज़ीरो था, कुछ भी कह लीजिए, वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज़ टू बी इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर वो इनिशियल स्टेटस उसका स्टेशनरी था तो फाइनल स्टेटस भी स्टेशनरी था, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। F = 0 m × v करिए या m × u करिए, दोनों में अगर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही रह जाएगा ना। तो F = 0, v या u दोनों में से कोई भी ज़ीरो है, वो कांस्टेंट ही रह रहा है, तो दोनों के दोनों ही ज़ीरो हो गए ना, v और u। तो यहाँ पर ये आप इसमें F = 0 आ जाता है आंसर। Thus the object will remain at rest. कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, ज़रूर करिएगा इनको। हम अभी थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन जो थे वो हमारे को बताते हैं कि
हमारे को किस तरीके से मोशन जो है वो हुआ और किस तरीके से मोशन को चेंज करा जा सकता है, उसकी फ़ोर्स को कैसे निकाला जा सकता है, उसकी फ़ोर्स को कैसे डिटरमिन करें, क्या चेंज हुआ उस मोशन में, उसकी फ़ोर्स कैसे डिटरमिन करें, उसका हमने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी देखा। तो आइए अब हम चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back on the first. तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे there are two different forces जिनका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, लेकिन उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। और एक आपने मान लीजिए फुटबॉल को आपने मारा, फुटबॉल दीवार के साथ खड़ी है, आपने उसके ऊपर किक मारी, तो जितनी ज़ोर से किक मारेंगे आप दीवार से उतनी ज़ोर से किक वापस आपके पास आ रही है फुटबॉल के थ्रू। तो ये आपने एक डायरेक्शन में किक मारी, लेकिन वो फुटबॉल क्योंकि दीवार के साथ खड़ी है, उसका दूसरी डायरेक्शन में आपकी तरफ ही वो किक, उसकी फ़ोर्स वापस आती है। ये आपको पता ही होगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोनों की दोनों फोर्सेस अपोजिंग डायरेक्शन में होती है। इसको आप एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंग बैलेंसेस का, जो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये रहा। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि दो स्प्रिंग बैलेंस हमने लिए हुए। पहले स्प्रिंग बैलेंस को एक हुक में दीवार के साथ हमने अटैच कर दिया, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस का हुक हम लोगों ने उसी पहले वाले स्प्रिंग बैलेंस के हुक में लगा के, अब जो ए स्प्रिंग बैलेंस है, बी स्प्रिंग बैलेंस को हमने दीवार के साथ लगा दिया और ए स्प्रिंग बैलेंस को हम खींच रहे हैं। तो जब हम खींचेंगे तो हम जितना इसको ए को खींचेंगे, आप देखोगे कि रीडिंग ए और बी की रीडिंग दोनों की सेम रहेगी। दोनों की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना आप खींचोगे उतना ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा। तो ये आपका यहाँ से एक और चीज़ आता है, ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं हम। तो जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहती है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक्शन और रिएक्शन भी है। जब आप चलते हो रोड पे तो आप क्या कहते हो, जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपका फुट जो है वो नीचे की तरफ रोड को पुश करता है, यानी कि योर फुट पुशेस इट डाउन, रोड को डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड पुश करता है, तभी आप आगे बढ़ते हो ना। तो एट द सेम टाइम द रोड ऑल्सो पुशेस यू अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन रोड भी आपके साथ करती है, तभी आप चल पाते हो। तो आप कहोगे कि ये जो फोर्स है वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड उसका दोनों का, जो एक्शन और रिएक्शन दोनों की फोर्सेस जो है वो दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डेफिनेटली इक्वल है। तो वो अगर एक ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन के साथ वो इफ़ेक्ट करती है तो दूसरे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दोनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स का सेम हो गया, लेकिन वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम उसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए, लेकिन नहीं करता है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं उनके हो सकता है कि मास डिफरेंट हो, उनका वेट डिफरेंट हो। इसके लिए वो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं गन का ये एग्जांपल, ये देखिए ये रहा। तो जब यहाँ पर आप ट्रिगर दबाते हो तो ये जो बुलेट के ऊपर जाके लगता है, और बुलेट जिस एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ती है, क्या उसी एक्सेलरेशन के साथ में रिकॉइल जो होता है पीछे की तरफ गन का वो होता है? नहीं, डिफरेंट होता है।
हालांकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है जो बुलेट पे है वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पीछे की तरफ आती है, लेकिन बुलेट का मास कम है और राइफ़ल का मास बड़ा है, तो बुलेट तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ जाएगी और जो रिकॉइल आपके शोल्डर पे जाएगा इस गन के थ्रू वो कम जाएगा, क्योंकि राइफ़ल का मास ज़्यादा है, गन का मास ज़्यादा है और बुलेट का मास कम है, इसके लिए वो बहुत फास्ट जाएगी। इसी चीज़ को हम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को जो है एक्शन एंड रिएक्शन, ये चीज़ को अगर हम देखें तो एक सेलर जब अपनी बोट से उतरता है जेटी के ऊपर जाने के लिए तो कुछ इस तरीके से उसका मोशन होता है। तो उसका एक पैर बोट के ऊपर होता है और दूसरा पैर वो जेटी के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो जितने फोर्स से आगे बढ़ता है उतने ही फोर्स से बोट जो है उसके पीछे वाला पैर उससे उतनी फोर्स से बोट को पीछे धकेलता है। ये आप दोनों एरोस देख रहे हैं, ये एक एरो और ये एक एरो, तो ये आप देख ही रहे हो कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं यहाँ पे और बोट जो है पीछे की तरफ चली जाती है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हालांकि सेम है, लेकिन जो मास है आदमी का और बोट का वो डिफरेंट है और उसके वजह से डिफरेंट एक्सेलरेशन मिलेगी और वाटर के अंदर से रेजिस्टेंस भी मिलेगा यहाँ पर। तो वो बोट जिस स्पीड से पीछे जाएगी वो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सेम रहे, वो डिफरेंट भी रह सकती है। चलिए अब हम समरी देखते हैं इस चैप्टर की क्या कहती है, कि आपने क्या कुछ सीखा है इस चैप्टर में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force. दूसरा पॉइंट आता है the natural tendency of objects to resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia. Point number 3, the mass of an object is a measure of its inertia. Its SI unit is kilogram. Force of friction always opposes motion of objects. Next point है second law of motion, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. अगला पॉइंट आता है the SI unit of force is kg meter per second square. This is also known as Newton and represented by the symbol N. A force of 1 Newton produces an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg. The momentum of an object is the product of its mass and velocity. Momentum is equals to mass into velocity and has the same direction as that of the velocity और इसका SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है फोर्स का। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर में।